हम जनरल नॉलेज के लिए राजनीतिक विज्ञान लेके आए हैं, जिसमें आज हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। ये एक एक पार्ट होगा, ठीक है। अलग अलग हिस्से में लेके छोटी छोटी वीडियो में हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान जानने से पहले, उससे पहले जानते हैं कि जो संविधान या लोकतांत्रिक देश की बात होती है, जो संविधान की बात होती है, तो क्या हमारा जो संविधान बना उसी समय से शुरू हुआ है या पहले से इसको देखने को मिल रहा है? तो पहले, सबसे पहले संविधान की बात कहाँ शुरू होती है? तो सबसे पहले संविधान की बात शुरू देखने को मिलती है कब? 1500 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे देखने को मिलती है? 1500 ईस्वी पूर्व में देखने को मिलती है। कहाँ पे? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया का राजा कौन था? हम्मुराबी था। उसी के सर्वप्रथम शासन के नियम को किस पे लिखवाया था? तो शिलाओं पर लिखवाया था। यानी कि इसी को संविधान की शुरुआत मानी जाती है। यानी संविधान की शुरुआत कब मानी जाती है? तो संविधान की शुरुआत मानी जाती है 1500 ईस्वी पूर्व से। कब? 1500 ईस्वी पूर्व से संविधान की शुरुआत मानी जाती है। कब? मेसोपोटामिया का राजा था कौन? हम्मुराबी था। उसी ने सर्वप्रथम क्या किया था कि शासन के नियम को शिलाओं पर लिखवाया था। उसी समय से क्या माना जाता है? संविधान की शुरुआत मानी जाती है। ये प्राचीन समय की बात है कि प्राचीन समय में 1500 ईस्वी पूर्व भी संविधान की बात कही गई थी, ठीक है। आधुनिक विश्व में बात करें तो आधुनिक विश्व में सबसे पहले संविधान की बात कौन करा? तो आधुनिक विश्व में सबसे पहले संविधान की बात होती है ब्रिटेन में। कहाँ पे? आधुनिक विश्व में सबसे पहले संविधान की बात होती है कहाँ पे? ब्रिटेन में। कब हुई थी? 1215 ईस्वी में। कौन राजा कौन था उस समय? जॉर्ज पंचम था। और जारी क्या किया था जॉर्ज पंचम ने? तो एक अधिकार पत्र जारी किया था। क्या? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसे ही ब्रिटेन का संविधान कहा गया। यानी कि जो मैग्ना कार्टा जारी हुआ उसको क्या कहा गया था? ब्रिटेन का संविधान कहा गया था। कब जारी किया गया था? 1215 ईस्वी में। राजा कौन था? जॉर्ज पंचम था, ठीक। तो दो चीज़ें क्लियर हुई। प्राचीन समय में मेसोपोटामिया का राज्य था, ठीक है। कौन था? हम्मुराबी था। उसी ने सर्वप्रथम किया था 1500 ईस्वी पूर्व। उस समय का संविधान की शुरुआत मानी जाती है। और आधुनिक युग में संविधान की शुरुआत तो इंग्लैंड से मानी जाती है, ठीक। ब्रिटेन के संविधान को क्या कहा जाता है? तो ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है। क्यों ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटेन का संविधान बनाने के लिए कोई भी संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था, इसलिए ब्रिटेन की संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस देश के संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है? तो ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है। और अलिखित संविधान कहे जाने का पीछे का कारण क्या हो गया? क्या कारण है? क्योंकि ब्रिटेन का संविधान जब बनाया गया था उस समय उसके लिए कोई संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था, ठीक। आधुनिक विश्व का सबसे पहला संविधान कौन सा है? तो आधुनिक विश्व का सबसे पहला संविधान मैग्ना कार्टा को कहा जाता है। और सभी संविधानों का जनक किसे कहा जाता है? सभी संविधानों का जनक मैग्ना कार्टा को या ब्रिटेन को कहा जाता है, ठीक। सभी संविधानों का जनक किसे माना जाता है? तो ब्रिटेन को, मैग्ना कार्टा को माना जाता है। और सबसे पूछेगा सबसे प्राचीन संविधान लिखने का प्रमाण कहाँ पे? तो 1500 ईस्वी पूर्व में मेसोपोटामिया का राजा हम्मुराबी था, ठीक। भारतीय संविधान की बात करें तो भारत का जो संविधान था कब बना था? वो कब बन के तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। और भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ था? लागू हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये बनकर क्या हुआ था? तैयार हुआ था बन के, ठीक। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का आज़ाद कब हुआ था? तो अमेरिका कब हुआ जाता था? अमेरिका 1776 ईस्वी में आज़ाद हुआ था, ठीक है। अमेरिका की क्रांति कब हुई थी? 1776 में बोली जाती है। अमेरिका आज़ाद हुआ 1776 में, ठीक है। सबसे पहला लिखित संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो लिखित संविधान का जनक अमेरिका को माना जाता है, ठीक है। पूछा जाएगा कि संविधान का जनक कौन है? तो संविधान का जनक ब्रिटेन होगा। और लिखित संविधान का जनक कौन होगा? तो अमेरिका होगा, ठीक। अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो अमेरिका के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 7 है। विश्व का सबसे छोटा संविधान किसे कहा जाता है? तो विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अनुच्छेदों की संख्या केवल 7 है। और भारत में कितने हैं? तो भारत जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो 395 संविधान थे, लेकिन वर्तमान समय में ये 450 से पार चले गए। कितने? लगभग 456 के करीब पहुँच गए हैं। अब बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में, ठीक है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन लागू हुआ उस दिन क्या कहा जाता है कि हमारे देश में गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। यानी भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो भारत में गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई, ठीक। भारत में जो संविधान था वो बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? बनकर तैयार हुआ था। मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। एग्जाम में पूछ देता है, शब्दों में फेर हो जाता है और हम वहाँ पे गलत करके आते हैं, ठीक है। जब पूछेगा कि भारत का संविधान कब अधिनियमित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। कब आत्म अर्पित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1950 को। अगर अधिनियमित, आत्मार्पित, अंगीकृत ये लिखा जाएगा, ये लिखा हुआ है प्रस्तावना में, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया और अंगीकृत किया गया और बनकर तैयार हुआ। ये सब चीज़ें कब की कही जाएंगी? तो 26 नवंबर 1949 को कही जाएंगी। जब पूछेगा कि भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया तब जाके होगा 26 जनवरी 1950 को। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है कि शब्दों के फेर को समझना है, नहीं तो हमारा आता हुआ प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
ठीक, अब बढ़ते हैं कि संविधान सभा को बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया चली। हम जान गए कि भारत का संविधान जो था 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। ठीक, बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो ये कैसे हुआ, इसका प्रोसेस क्या था, कहाँ से शुरू होता है? तो इसकी शुरुआत कब से होती है? 1946 में। इससे पहले भी हुई थी। ठीक, कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। क्या था कैबिनेट मिशन का उद्देश्य, क्या था? तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना। ठीक, संविधान सभा का क्या करना था? गठन करना था। किसका उद्देश्य था? कैबिनेट मिशन का था। कब आया था? 1946 में आया था। और यह क्या हुआ था? सफल रहा ये। ठीक, कैबिनेट मिशन का अधिकारी कौन था? तो कैबिनेट मिशन का अधिकारी था स्टेफर्ड क्रिप्स था। कौन था? स्टेफर्ड क्रिप्स था अधिकारी। और कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। और कौन थे? एबी अलेक्जेंडर थे। ये 3 अधिकारी थे। यानी कि भारतीय संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन आया था। कब आया था? 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो संविधान सभा का गठन करना था। इसके कितने अधिकारी थे? तो इसके 3 अधिकारी बनाए गए थे। कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे। उन्हीं के नाम पे लिखा था स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन। का पूछ देता है कि क्रिप्स मिशन कब आया था? तो स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन भी पूछता है और क्रिप्स मिशन भी पूछता है। ठीक, पैथिंग लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर ये क्या थे? इसके अधिकारी थे। किसके? कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन इससे पहले भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन इससे पहले भारत 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में आया। ठीक है, ये ध्यान देना हमें। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। और कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था। थोड़ा डिस्क्रिप्शन गलत हो गया था आगे जो, तो यहाँ सुधार कर लेते हैं कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। एक क्रिप्स जो था स्टेफर्ड क्रिप्स वो अधिकारी बन के आया था। किसका? कैबिनेट मिशन का। क्रिप्स मिशन जब 1942 में भारत आया था तो उस समय उसका उद्देश्य था कि भारत का पूर्ण सहयोग और समर्थन हासिल करना चाहती थी, खासकर द्वितीय विश्व युद्ध में, इसलिए उस टाइम आया था क्रिप्स मिशन। ठीक, कैबिनेट मिशन 1946 में। बढ़ते हैं आगे। संविधान, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। संविधान के निर्माण की मांग कब की गई थी? यानी संविधान के निर्माण की मांग कब की गई थी? तो भारत में 1919 में कौन आया था? भारत शासन अधिनियम आया था। भारत शासन अधिनियम 1919 का किस नाम से जाना जाता है? तो मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसमें क्या मांग की गई थी? तो इसमें मांग की गई थी कि हमें उत्तरदायी शासन चाहिए। किसमें मांग की गई थी? 1919 में। भारतीय शासन अधिनियम 1919 में मांग की गई थी कि हमें उत्तरदायी शासन चाहिए। यह बात कही थी, अप्रत्यक्ष मांग थी। यह बात कहीं लिखी नहीं गई है। यानी कि जो कहा गया कि हमें उत्तरदायी शासन चाहिए, बात कहीं लिखी गई नहीं गई है, यह प्रत्यक्ष रूप से कही गई थी। सर्वप्रथम संविधान की मांग किसके द्वारा रखी गई थी? तो सर्वप्रथम संविधान की मांग एम.एन. राय के द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा? एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा रखी गई थी। कब? 1934 ईस्वी में। कब मांग रखी गई थी? 1934 ईस्वी में। एम.एन. राय किस दल के नेता थे? तो साम्यवादी दल के नेता थे। ठीक है, भारत में साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? तो 1925 ईस्वी में की गई थी। ठीक, तो एम.एन. राय जो थे वह सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग करते हैं। कब? 1934 ईस्वी में। 1934 वर्ष में, जिस वर्ष मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान सभा की मांग की, तो उस समय 1934 में स्वराज पार्टी ने क्या किया था? स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और 1935 के अधिनियम के द्वारा संविधान सभा की आधिकारिक मांग की गई थी। संविधान सभा की आधिकारिक मांग कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, शब्दों के फेर को समझना है तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। जब शब्दों में हम ध्यान नहीं देते हैं तभी हमारा क्वेश्चन गलत है। यहाँ क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा की आधिकारिक मांग की गई थी। संविधान सभा की आधिकारिक मांग कब की गई थी? तो संविधान सभा की आधिकारिक मांग 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा आधिकारिक मांग की गई थी संविधान सभा की? 1935 अधिनियम के द्वारा की गई थी। ठीक, और औपचारिक रूप से, अरे अनौपचारिक रूप से मतलब केवल ऐसे कहा गया था। तो वो कब कहा गया था ऐसे? वो कहा गया था कि हमें उत्तरदायी सरकार चाहिए, हमें उत्तरदायी शासन चाहिए। कब कहा गया था? 1919 में। ये बात कहीं लिखी नहीं गई है, प्रत्यक्ष रूप में कही गई। ठीक, उसके बाद 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई। किसके द्वारा? नेता कौन था? पूछेगा कि किस नेता के द्वारा सर्वप्रथम मांग की गई थी? तो मांग की गई थी मानवेंद्र नाथ राय द्वारा। कब? 1934 में। ठीक, और पार्टी, किसी पार्टी के द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा आधिकारिक तौर पर कब मांग की गई थी? तो किसी पार्टी के द्वारा आधिकारिक तौर पे, यानी आधिकारिक मांग जो की गई थी वो की गई थी 1935 में। संविधान 1935 के अधिनियम के द्वारा मांग की गई थी। ठीक, और संविधान सभा के गठन के लिए एक प्रस्ताव जब प्रस्तुत किया गया था तो किसी पार्टी के द्वारा किया। तो कौन सी पार्टी के द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। और किसी व्यक्ति के द्वारा पूछेगा तो मानवेंद्र नाथ राय ने। ठीक, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग किसने की थी? यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। देखो, हमें शब्दों के फेर को समझना होगा। अगर हमने शब्दों के फेर को नहीं समझा ना तो हमारा क्वेश्चन 100% गलत होगा। अगर हम पढ़े हैं, हमारे जो शब्द हैं, अगर शब्द पे ध्यान दे लिया तो हमारे
देखो यहाँ क्या पूछ रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी कि वोट देने का, सभी को वोट देने के अधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कब किया था? 1938 में। इससे ऊपर हमने क्या करा कि व्यक्तिगत तौर पे किसने मांग की? तो मानवेंद्र राय ने। कब? 1934 में। पार्टी के द्वारा कब संविधान सभा की मांग की गई? तो 1934 में ही स्वराज पार्टी के द्वारा एक प्रस्ताव तैयार करके मांग किया गया था। और आधिकारिक तौर पर कब मांग किया गया था? तो आधिकारिक तौर पर 1935 के अधिनियम में मांग किया गया था। ठीक। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किसके द्वारा मांग किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांग किया गया था। ठीक। अब बात करते हैं 1940 में। 1940 को किस नाम से जानते हैं? तो 1940 को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। 1940 में भी जो संविधान सभा के लिए मांग रखा गया था, जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ भी संविधान सभा के गठन का काम पूरा नहीं हो पाया, यहाँ भी स्वीकार नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन था कि मुस्लिम लीग के द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग तेज हो गई थी। क्या हो गई थी? अलग पाकिस्तान की मांग तेज हो गई थी, इसलिए 1940 के अगस्त प्रस्ताव में भी संविधान सभा के गठन स्वीकार नहीं किया था, नहीं हो पाया था। यानी कि 1940 में कौन था? कांग्रेस भारत की तरफ से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें ब्रिटिश भारत था और इसी समय अली जिन्ना जो थे वो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे। ठीक। अब आते हैं 1942 में। 1942 में कौन आया था? क्रिप्स मिशन आया था। उद्देश्य क्या था इसका? भारत में संविधान सभा का गठन करने का। और यह क्या रहा था? असफल रहा था। ठीक। यह योजना क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। कारण मुस्लिम लीग की मांग, मुस्लिम लीग की जो मांग थी उसके कारण भी अजर होती है। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को कहा था पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किसको? क्रिप्स मिशन को। भारत में जो क्रिप्स मिशन आया था उसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था, क्योंकि जो पोस्ट डेटेड चेक होता है ना कि तिथि खत्म हो गई है, आप अभी आ रहे हो, तो वही कहने का मतलब था यहाँ पे। 1942 के क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत की संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग पूरा न हो पाने के कारण क्रिप्स मिशन को खारिज कर दिया, और महात्मा गांधी ने भी पीडीसी कहकर इसको क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। पीडीसी मतलब पोस्ट डेटेड चेक करके क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया था। अब आते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कब आती है? 1946 में कैबिनेट मिशन आती है। और ये जो कैबिनेट मिशन आती है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है संविधान सभा का गठन करना। और यह संविधान सभा का गठन क्या हो जाती है? सफल हो जाती है। यानी जो अब तक मांग चल रही थी वो मांग आके कब सफल होती है? तो वो मांग सफल होती है 1946 में सफल हो जाती है। किस नाम से आती है? यह कैबिनेट मिशन के नाम से आती है। कैबिनेट मिशन के अधिकारी कौन कौन से होते हैं? तो स्टेफर्ड क्रिप्स हैं, एबी अलेक्जेंडर है और पैथिक लॉरेंस हैं। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस थे। ठीक। कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या होता है कि संविधान सभा का गठन हुआ। किसके द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का हमारा क्या हो गया था? गठन हो गया था। ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। 1945 का बेबेल योजना। बेबेल योजना किस नाम से जानी जाती है? तो शिमला समझौता के नाम से जानी जाती है। एक शिमला समझौता और हुआ था, ठीक है, वो ध्यान हमें देना है। ये शिमला समझौता लिखा है ना, ये कब जाना जाता है? स्वतंत्रता से पहले का शिमला समझौता। स्वतंत्रता के बाद भी एक शिमला समझौता होता है। कब हुआ था वो शिमला समझौता? तो 1971 में हुआ था। कब? 1971 में हुआ था शिमला समझौता। किसके बीच में? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच में हुआ था। ठीक। तो ये शिमला समझौता जो नाम से जाना जाता है वो कौन सा था? बेबेल योजना। यानी पूछ देगा क्वेश्चन कि स्वतंत्रता से पहले शिमला समझौता जो हुआ था उसको किस नाम से जानते हैं? तो बेबेल योजना के नाम से जानते हैं। कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। इस योजना का क्या उद्देश्य था? तो यह योजना भी संविधान सभा के गठन में सफल नहीं हो पाई थी। कब आई थी? 1945 में आई थी। ठीक है। तो इसको हम बाद में क्यों पढ़ रहे हैं? बाद में लिखा गया होगा इस वजह से। ठीक। तो यह था जो प्रोसेस चला था, इसमें जान लेते हैं बेबेल योजना के बारे में। ठीक। तो सफल कौन सी योजना हो गई थी संविधान सभा के निर्माण के बारे में? तो कैबिनेट मिशन की योजना सफल हुई थी, और सारी योजनाएं जो थी वो सब असफल हो गई थी। अब बढ़ते हैं आगे की संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं? कब? 1773 ईस्वी में कौन सा एक्ट आया था? तो 1773 ईस्वी में आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया कब आया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया आया था 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1774 ईस्वी में हुई थी। यानी रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया था 1773 में। इसको क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। और यह किसके द्वारा क्या हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। ठीक। नोट की बात करें तो कुछ घटनाएं घट रही थी उस दौरान हमारे देश में। कौन कौन सी घटनाएं घटी थी? तो 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इसमें किसकी हार होती है? तो इसमें हार होती है सिराजुद्दौला की। प्लासी के युद्ध में किसकी हार होती है? सिराजुद्दौला की हार होती है। बेडारा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 में बेडारा का युद्ध हुआ था। किसको? अंग्रेजों ने किसको हराया था बेडारा के युद्ध में? तो बेडारा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हराया था। ठीक। कब? 1759 ईस्वी में। बांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। किसमें? बंडीवास। बंडीवास में किसने हराया था किसको? तो बंडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। अगर ट्रिक से याद करेंगे तो बेडारा मतलब बेचारा। बेडारा युद्ध बेचारा युद्ध। कौन बेचारा थे? डच बेचारे थे। बेचारे डच।
बेचारे डच हार गए। किससे हार गए? अंग्रेजों से हार गए। कौन से युद्ध में? बेचारा युद्ध में, यानी बेदारा युद्ध में। कब हुआ था? 1759 में। 1760 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो बांडीवास का युद्ध। बांडीवास, बंडी बोलते हो ना, बंडी, बंडी मतलब गंजी, बंडीवास। बंडीवास, तो बंडी से क्या कर लिया? वास, बंडीवास कर लिया। कौन? फ्रांसीसियों ने। बंडी से अपना वास कर लिया। क्या कर लिया? फ्रांसीसियों ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया मतलब मर गए। क्यों मरे? अंग्रेजों से हारने के कारण। तो किसमें? बांडीवास के युद्ध में। बांडीवास के युद्ध में। या इसका ट्रिक बनाया तो ऐसे हो जाएगा कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से बांडीवास करवाया। बांडीवास करवाया माना अपनी पूरी बंडी कपड़ा धुलवाई। किससे? फ्रांसीसियों से। क्यों? क्योंकि उसने उन्होंने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। तो 1760 में कौन हार गए थे? तो 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था और इसमें से अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। 1764 में कौन सा युद्ध होता है? तो बक्सर का युद्ध होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इसमें किसने हराया था? तो अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो को हराया था। किसको हराया था? अंग्रेजों ने। बाक इसमें जो था हेक्टर मुनरो था, अंग्रेज का जो शासक था वो हेक्टर मुनरो था। उसने किसको हराया था? तो उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला को, बंगाल के नवाब मीर कासिम को और दिल्ली के नवाब शाह आलम के तीनों को मिल के हराया था। ठीक है, यानी तीनों मिल के लड़े थे बक्सर के युद्ध में। कौन कौन हरा था? अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब था मीर कासिम और दिल्ली का नवाब था शाह आलम। कौन हराया था? हेक्टर मुनरो ने हराया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला संविधान क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला संविधान कहाँ पे? संविधान के बाद कलकत्ता का मुख्य न्यायाधीश कौन था? कलकत्ता का मुख्य न्यायाधीश था एलिजा एम्पे। कौन था कलकत्ता का मुख्य न्यायाधीश? एलिजा एम्पे था। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया था। क्या किया था इसने? द्वैध शासन की शुरुआत की थी, यानी भारत में द्वैध शासन की शुरुआत किस एक्ट के तहत आई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई थी। किस एक्ट के तहत हुई? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? कि सत्ता का हस्तांतरण करके दो व्यक्तियों के बीच में या दो शासकों के बीच में बांट देना। जैसे कि यानी कि द्वैध शासन की शुरुआत दो शासकों में, यानी कि इसमें इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने हिस्से में क्या किया? बंटवारा किया था इस तरह। ठीक है, दोहरी भारत पर नियंत्रण की दोहरी प्रणाली का प्रस्ताव पारित किया था। इससे पिट्स इंडिया एक्ट को द्वैध शासन की शुरुआत कहा जाता है। भारत में चार्टर एक्ट कितने आए थे? तो भारत में चार्टर एक्ट 4 आए थे। कितने आए थे? चार्टर एक्ट 4 आए थे। कौन से आए थे? 1793 आया था। चार्टर एक्ट भारत में कितने आए थे? तो भारत में चार्टर एक्ट 4 आए थे। कौन कौन से? एक आया था 1793 में, फिर 20 साल के बाद आया था 1813 में, फिर 20 साल के बाद आया था 1833 में और फिर 20 साल के बाद आया था 1853 में। तो कितने एक्ट चार्टर एक्ट आए थे? तो 4 चार्टर एक्ट आए थे। 1813 में जो आया था चार्टर एक्ट वो किसके आया था? शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किसमें किया गया था? तो 1813 में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। 1833 में शासन में परिवर्तन और बंगाल का गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। कब? 1833 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में क्या परिवर्तन हुआ था? तो शासन में परिवर्तन किया गया और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बताया गया। और 1853 में भारत की स्थिति में थोड़ा सुधार आया था। तो इस तरह से 4 चार्टर एक्ट आए थे भारत में। ठीक, नहीं, ये भारत में जो 4 चार्टर एक्ट आए थे ये किस लिए आते थे? तो 1793, 1813, 1833 और 1853 में जो चार्टर एक्ट आए थे इनका काम था ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार और भारत में उसके शासन को विनियमित करना था। तो जो कंपनी का आखिरी चार्टर एक्ट आया था वो कब आया था? तो 1853 में आया था और पहला कब आया था? तो 1793 में आया था। ठीक, तो 1813 वाला किसके लिए था? शिक्षा के लिए, जिसमें 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। तो 1833 में शासन में परिवर्तन और बंगाल का गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1853 में भारत की स्थिति में थोड़ा सुधार किया गया। ठीक है, यहाँ पूरा डिटेल पढ़ने का मतलब नहीं है। यहाँ ये हम क्या पढ़े हैं? राजनीतिक विज्ञान पढ़े हैं, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेन मेन पॉइंट वो पढ़ रहे हैं ना। अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो हिस्ट्री वाले पार्ट में जाना पड़ेगा। ठीक, 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखो, एक था भारत शासन अधिनियम था, ठीक, और एक था चार्टर एक्ट था। तो चार्टर एक्ट कितने थे? 4 थे। चारों कितने कितने साल बाद आए थे? तो 20 साल बाद आए थे। एक साथ 1793, 20 जोड़ो 1813, फिर 20 जोड़ो 1833, फिर 20 जोड़ो 1853। तो ये 4 आए थे। 1793 का नहीं दिया था कुछ। 1813 में क्या दिया था? तो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान था। 1833 में क्या हुआ था? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और 1853 में थोड़ा मोड़ा सुधार हुआ था, प्रशासनिक सुधार में। तो डिटेल ज़्यादा पढ़ना तो आप हिस्ट्री पार्ट में जाओ। ठीक, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम जो 1858 का था उसको उपनाम क्या था? तो उसको ताज का शासन कहा जाता है। यानी कि 1858 के भारत शासन अधिनियम को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ताज का शासन कहा जाता है। भारत का गवर्नर जनरल क्या बनता है? भारत का वायसराय बनता है। भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय कब बनता है? तो 1858 के अधिनियम में जो भारत का गवर्नर जनरल था वो भारत का वायसराय बनता है। ठीक है, ये हम जनरल नॉलेज के तहत पढ़ रहे हैं मेरे भाई। तो जनरल नॉलेज के तहत पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए ये थोड़ा कम डिटेल्स में। अगर डिटेल्स पढ़ना है तो वो लेवल हाई हो जाएगा, उसके लिए अलग थ्योरी लेके आना पड़ेगा और उसका अलग वीडियो बना के डालेंगे। ठीक है, नोट की बात करें तो 1858 के अधिनियम के द्वारा
ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक शक्तियों को सीधे किसके अंतर्गत कर दिया गया, तो महारानी के हाथों में सौंपा गया। यानी क्वेश्चन बनेगा कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक शक्तियों को सीधे महारानी के हाथ में सौंप दिया गया, तो वह था 1858 का अधिनियम था। भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया था। भारतीय परिषदीय अधिनियम की बात करें तो भारतीय परिषद अधिनियम जो था 3 बार दिखाया गया, कितने, भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक। भारतीय परिषद अधिनियम एक बार कब आया था, 1861 में, उसके बाद 1892 में, फिर उसके बाद 1909 में आया था। 1861 जो है वो भारतीय परिषद अधिनियम क्या कहता है इसमें, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीयों को नियुक्ति उच्च पदों पर होनी शुरू हुई थी। यानी कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों की पहली बार नियुक्ति जो होती थी वह उच्च पदों पर होनी शुरू हो गई, तो वह अधिनियम कौन सा था, 1861 भारतीय परिषद अधिनियम कहा जाता है इसको, इंडिया काउंसिल एक्ट, ठीक। 1992 भारतीय परिषद अधिनियम जो था उसमें क्या था कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार बजट पर चर्चा करने का अधिकार किसको प्राप्त हुआ था, भारतीयों को प्राप्त हुआ था। यानी कि शासन में भागीदारी का हिस्सा कब दिया गया था, शासन में नहीं, संविधान में, संवैधानिक रूप नहीं, संवैधानिक भी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, संसदीय में, संसदीय क्षेत्र में, जैसे पार्लियामेंट होता है ना, उसमें इनको हिस्सा लेने को दिया गया था। कब, 1892 ईस्वी में, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम। और 1919 में क्या था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। क्या था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, भारतीय परिषद अधिनियम। ये देखो, ये जुड़ा हुआ है किससे, ये जुड़ा हुआ है, हम पढ़ क्या रहे हैं, राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से अध्ययन करेंगे, ना कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो 1861 अधिनियम में कौन सा पद मिला था, तो इसमें अधिनियम के द्वारा भारतीयों को पहली बार उच्च पदों पर बैठाने के लिए रूल आए थे। और 1892 के अधिनियम के तहत भारत को पहली बार बजट पर चर्चा करने का अधिकार प्राप्त हुआ था, ठीक। और 1909 में क्या था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, ठीक। अब बता ही देते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो आया था ये भारतीयों को प्रशासनिक सरकारी संस्थाओं में भागीदारी दी और विधान परिषदों का विस्तार किया और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात करी थी। किसने, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में। संविधान के निर्माण में भूमिका, जो रिपोर्ट आई थी, कौन कौन सी रिपोर्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में जो रिपोर्ट तैयार की गई थी पहले से, उसमें क्या क्या भूमिका क्या निभाया था, तो एक तो 1928 का, जिसमें नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यानी भारतीय संविधान में रिपोर्ट का क्या महत्व था, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट से एक तैयार किया गया। किसने तैयार किया था, मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। नेहरू रिपोर्ट में पहली बार किसकी बात की थी, तो पहली बार मौलिक अधिकार की बात की गई थी। पहली बार मौलिक अधिकार की बात किसमें की गई है, तो नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, ठीक। साइमन कमीशन रिपोर्ट कब आया था, 1923 में। कब आया था, 1930 में साइमन कमीशन रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया था। ये कब हुआ था, वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 1928 में साइमन कमीशन का प्रभाव बढ़ा और भारत में साइमन कमीशन का विरोध होने के कारण इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए वर्ष 1930 में और 31 में, 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। यानी कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, किस रिपोर्ट पे चर्चा करने के लिए, तो साइमन कमीशन रिपोर्ट पे चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कब कब हुए थे, 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था और 1932 में हुआ था। इसको क्या कहते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक। किसके चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो साइमन कमीशन रिपोर्ट का कब प्रस्तुत किया गया था, इसको 1930 में प्रस्तुत किया गया था। साइमन कमीशन गठन कब हुआ था, तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 में गठन हुआ था। 1928 में इसका विरोध किया गया था जब भारत आया था, और 1930 में इसका रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, ठीक। और इतिहास में आप जानते ही हैं कि साइमन कमीशन जब आया था तब विरोध हुआ था, तो क्या क्या हुआ था वो हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है, लंबी हो जाएगा, क्योंकि हम इतिहास नहीं राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। इन्हीं गोलमेज सम्मेलन के कारण वर्ष 1935 में भारतीय शासन अधिनियम आया था। भारतीय शासन अधिनियम किस सम्मेलन के कारण आया था, तो गोलमेज सम्मेलन के कारण आया था। गोलमेज सम्मेलन किस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए किया गया था, तो 1930 का रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया था वो आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन 1919 में, ये 1919 दिया है, 1919 नहीं होगा। साइमन कमीशन का गठन जो 1927 में हुआ था उसमें क्या सुधार हुआ, उसकी जांच करने के लिए इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो सर जॉन साइमन। नहीं नहीं नहीं, ये सही है। इसमें कह रहा है कि जो साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, तो साइमन कमीशन का गठन 1919 में जो कौन आया था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था ना, तो उस अधिनियम में क्या सुधार हुआ था उसकी जांच करने के लिए गठन किया गया था। एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम थोड़ा हो गया मिस्टेक, क्या है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, तो साइमन कमीशन का गठन 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में क्या सुधार हुआ था उसकी जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। इसमें कितने सदस्य थे, तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और जो सारे अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, क्योंकि इसमें जो 7 सदस्य थे वो सभी के सभी
यूरोपीय सदस्य थे, इसलिए इसका विरोध किया गया। और नारा क्या लगाया गया था? साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया गया था। और किसके लिए इसका गठन किया गया था? तो 1919 के अधिनियम में क्या सुधार किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब आती है? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आती है। कब आती है? 3 जून 1947 को आती है, जो भारत के विभाजन की योजना का निर्माण करती है। कब? 14 अगस्त। 14 अगस्त भारत को लगभग 562 टुकड़ों में बांटा गया था। कितने टुकड़ों में? 562 टुकड़ों में बांटा गया था। ठीक, एक तरफ भारत था, एक तरफ पाकिस्तान था, और इसमें रियासतें भी थीं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक या अंतिम बैठक की गई थी। कब संविधान सभा की आखिरी बैठक कब की गई थी? तो संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को की गई थी। और 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की आखिरी बैठक की गई थी, तो उस समय क्या स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया था, राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया था, और प्रथम राष्ट्रपति के रूप में किसको नामित किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नामित किया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किस दिन हो जाता है? तो 24 जनवरी 1950 को हो जाता है। राष्ट्रीय गीत स्वीकार कब किया जाता है? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया जाता है? तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया जाता है। संविधान के निर्माण के लिए कितने समय लगे थे? तो संविधान के निर्माण के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कितने लगे थे? 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा ने कुल कितने दिन बैठक की थी? तो कुल कितने दिन है, कुल कितने बैठकें की? तो संविधान सभा ने कुल 11 बैठक के बाद संविधान सभा ने कुल कितनी बैठकें की थी? तो संविधान सभा ने कुल 11 बैठकें की थी। कितनी बैठकें की थी? 11 बैठकें। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसके लिए खर्चा कितना आया था? तो 64 लाख रुपये आया था। कितना आया था? 64 लाख रुपये। अगर ऐसे बात करें तो 63 लाख नहीं, इकाई दहाई सौ हज़ार 10,000 लाख, 63,96,250 रुपये लगे थे। ठीक है, तो उसको मान कितना लिया जाता है? 64 लाख रुपए मान लिया जाता है इसको। ठीक, 12वीं बैठक का आयोजन कब किया गया था? तो 12वीं बैठक का आयोजन किया गया था अंतिम दिन। कब किया गया था? 12वीं बैठक जो होती है वो अंतिम बैठक कही जाती है। कब हुआ था इसका? 24 जनवरी 1950 को। और संविधान पूरा बनाने में कितनी बैठकें हुई थी? तो 11 बैठकें हुई थी उसमें। ठीक है, 11 बैठक संपन्न की गई थी। और कुल संविधान प्रारूप के लिए कितने दिनों पर चर्चा हुई? तो कुल बैठकें और दिन कितनी थी? 100 बैठक नहीं हुई थी, ये 11 बैठक का क्या था? 11 सत्र थे। कुल सत्र कितने थे? 11 थे। ठीक है, बैठक की बात करें तो कुल बैठक हुई थी 165 दिन की चर्चा हुई थी। बैठक या सत्र भी बोल सकते हो। कितनी हुई थी? 11 हुई थी। बहुत बहुत कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। 12वीं बैठक कब की गई थी? 12वीं सत्र का आयोजन कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? संविधान की जो पहली बैठक कब की गई थी? संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। ठीक, पहली बैठक कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को हुई। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंड मीटिंग बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड मीटिंग बोलते हैं। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे किसको अध्यक्ष बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 9 दिसंबर की जो पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को होती है। यानी तीसरी मीटिंग कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और 11वीं मीटिंग कब हुई थी? तो 11वीं बैठक हुई थी 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, यानी पहली, दूसरी और तीसरी जो हुई थी लगभग एक ही महीने में हुई थी। यानी 9 को 11 को दो दिन के अंतर पे हुई थी। 9 2 11, 11 2 13। ठीक, तो इस तरह से पहली, दूसरी और तीसरी थी 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। और 11वीं बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1949 को। और आखिरी बैठक जो थी जिसको कहते हैं 12वीं मीटिंग कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक, संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया। इस बैठक का मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया था। पहली बैठक जो की गई थी उसका मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, वह दूसरी बैठक आयोजित। पहले स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। और उपाध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो HC मुखर्जी। यानी संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। ठीक, नोट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। कौन थे? BN राव थे। 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी संविधान सभा की तीसरी सभा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसमें क्या किया गया था? इसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 में। ठीक,
उद्देश्य जो थी नोट किया है यहाँ पे, नोट ध्यान देना है कि इसी उद्देश्य के तहत संविधान की प्रस्तावना को बनाया गया। यानी किस उद्देश्य के तहत संविधान की प्रस्तावना को बनाया गया, तो जो 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, वहीं आज की हमारे संविधान की प्रस्तावना देखने को मिलती है। अब बात करेंगे संविधान के बारे में। ठीक, 26 जनवरी 1900 को कितने भाग थे, कितने भाग थे जो संविधान बना था, तो 26 जनवरी 1949 को 22 भाग थे और अनुच्छेद कितने थे, 395 अनुच्छेद थे और अनुसूची कितनी थी, 8 अनुसूची थी। 26 जनवरी 1950 को जब पूर्ण रूप से लागू हुआ तो उस समय अनुच्छेद कितने थे, 22 थे, भाग 22 थे, अनुच्छेद 395 थे और अनुसूची 8 थी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन वर्तमान संशोधन की बात करें, जो वर्तमान संशोधन हुआ है जो अभी देख रहे हैं हमें, तो इसमें कितने मिलते हैं वर्तमान समय में, भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, तो 450 प्लस अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। यानी वर्तमान समय की बात करें तो भारत के संविधान में कितनी भाग हैं, 25 भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, 450 अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, तो यह था हमारे संविधान के बारे में कि संविधान कैसे बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े थे, कौन कौन सी मांग की गई थी, कौन कौन सी उससे पहले अधिनियम आए थे, क्या क्या बदलाव किया गया था, कौन स्वीकार किया गया, किसको मना किया गया, आखिरकार किसमें आके संविधान सभा का निर्माण होता है और संविधान सभा बना के तैयार हो जाती है हमारे सामने। अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम इन पे कि जो भाग हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनके बारे में। भाग 1, अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 क्या कहलाती है, संघ भारत अर्थात इंडिया। यानी भाग 1 में क्या है, संघ है, अनुच्छेद 1 में संघ है, अनुसूची 1 में संघ है और भारत अर्थात इंडिया की बात की गई है इसमें। ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।